चलिए, तो आज हमारे साथ हैं ब्रजेश कुमार और ये हमारे सक्सेस टेक्निकल कैंपस के क्लासरूम स्टूडेंट हैं और अभी फ़िलहाल ये आरआरबी जेई के थ्रू सिलेक्ट होके कोलकाता में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रजेश आप अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए। कहाँ से आपने पढ़ाई किया है, स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई है और डिप्लोमा वगैरह आपने कहाँ से किया है? मेरे मेरा नाम ब्रजेश कुमार है हम्म, और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। और मैं मैट्रिक की परीक्षा झारखंड से ही पास किया है और उसके बाद डिप्लोमा मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुमका से 2017 में पास किया है। ओके। और अभी आपकी इससे पहले अभी आप एमआरपीएल में काम कर रहे थे और आरआरबी जेई में अभी आपकी ज्वाइनिंग हुई है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। आपकी प्रिपरेशन की जर्नी कैसी रही, कहाँ से आपने स्टार्ट किया पढ़ना और कहाँ कहाँ आपको पहली बात कहाँ कहाँ रिजेक्शन मिला वो भी बताइए और कहाँ कहाँ सिलेक्शन हुआ ये भी बताइए। 2017 में पास होने के बाद 2018 के जनवरी में तैयारी करने के लिए हम पटना आए थे और उस समय एलपी का वैकेंसी नया नया आया हुआ था और उसका सोच के ही हम आए थे और टेक्निकल पढ़ना था ही। लेकिन वैकेंसी मैंने एलपी का तैयारी करते करते ही हम सर के पास हमको पता चला कि सर टेक्निकल पढ़ाते हैं वहाँ पटना में, अच्छा इंस्टीट्यूट है। तभी सर का कोचिंग एनआरआई प्लाजा वहाँ राजीव नगर में चलता था। तो प्रिपरेशन के साथ साथ हम सर का कोचिंग भी ज्वाइन कर लिए। कोचिंग ज्वाइन किए उसके बाद उसी समय एनटीपीसी का एक जो थर्मल पावर वाला का फॉर्म भरे थे हम, उसका एग्जाम दिए थे पीटी सर के पास पढ़ते पढ़ते ही वो तो पीटी हो गया। लेकिन फिर से ऐसा कि जब उसका सीबीटी टू देने गए तो सीबीटी टू में रिजल्ट नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा तैयारी एलपी के कारण और टेक्निकल के कारण दोनों मैच होने का गड़बड़ाया जाता था। रिजल्ट दोनों में बैलेंस बहुत कम ही बनता है, नॉन हम्म, टेक और टेक दोनों के कारण। इस कारण बहुत सारा रिजल्ट भी रुक जाता, तैयारी नहीं होता। हम्म, खैर वो तो नहीं हुआ। उसी दिन उसी समय 2018 में ही एक एग्जाम हुआ था और मेरा झारखंड का कुछ एग्जाम था। उसमें भी मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था लेकिन वो भी वेटिंग में रह गया। हम्म, उसके बाद जो एलपी का रिजल्ट फाइनली 2019 में आया था तो उसमें भी मेडिकल वगैरह करवा के सब चीज़, हम्म। लेकिन उसमें भी वेटिंग में रह गया। तब तक ये फिर टेक्निकल तैयारी चालू था मेरा। फिर रेलवे आरआरबी जेई जेई का आरआरबी जेई प्रिपरेशन एएलपी चल के रहा था। टाइम तो आया था। आरआरबी जेई भी तो एएलपी के टाइम ही आया था ना? हाँ एलपी के जस्ट जैसे जुलाई में, मतलब कि जुलाई लास्ट में और अगस्त फर्स्ट में इसका मतलब डेब्यू होने वाला था हम्म, एएलपी का मेरा। हम्म, और उसी समय रेलवे जेई का रिजल्ट आया था और वो सितंबर में एग्जाम होने वाला था और हम 8 अगस्त तक जीडी ही करा देते। हम्म, और 8 अगस्त तक उसी बीच में इसका पीटी हो गया था रेलवे जेई का, तो मेरा अच्छा नंबर से निकल गया था। हम्म, लेकिन यहाँ फिर हमको प्रिपरेशन के लिए बहुत कम समय मिला था। लेकिन नोट्स हम पहले से पढ़ के रखे थे, सर का पढ़ते थे, इसलिए हम्म, ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। लेकिन और उसी में 1 सितंबर को एग्जाम भी हो गया। 1 महीना से भी कम समय रहा मेरा बस। हम्म। लेकिन वो भी वेटिंग में ही रह गया। आरआरबी जेई का उसके भी बाद तो इनका आप जो सब था जानते हैं कि वेटिंग कोरोना में ही। वगैरह का हम्म। रहा 2020 में पूरा आदमी का सब। ठीक है, बोलिए बोलिए। कैसे हाँ, मतलब तो आपका जो। कोरोना का पूरा ये रहा उसमें सब। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा बोले हूँ, आरआरबी जेई का जो आपने एग्जाम दिया था तो उसमें आपका वेटिंग में रिजल्ट रह गया था। ठीक है ना? हेलो। हाँ, आरआरबी जेई का जो आपने एग्जाम दिया था तो उसका वेटिंग में आपका हम्म, रिजल्ट रह गया था, ये ना? और हाँ वही आरआरबी जेई का सेकंड में दिया था, उसमें भी वेटिंग में हम्म, रह गया था। नंबर मेरा ठीक था लेकिन हम्म। बोर्ड के कारण ये हाँ, बोर्ड बोर्ड के में कारण थोड़ा दिक्कत हो गया था। हाँ, वेटिंग में रह गया था। उसके बाद फिर कोरोना वगैरह आ गया। हेलो। उसके बाद से तो कोरोना है। ठीक है, कनेक्शन थोड़ा सा लॉस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ब्रजेश, थोड़ा हेलो। वेट कर लीजिए। आ जाएगा, कनेक्शन आ जाएगा। नेटवर्क इश्यू हो रहा है। हाँ, नेटवर्क इश्यू है थोड़ा सा। कोई नहीं।
नेटवर्क इश्यू है, आ जाएगा, आप बोलते आ रहिए। रहा। हाँ ठीक। तो उस तो 2020 में ऐसे कोरोना का सब था, और हम्म। उस समय सब पढ़ाई भी आने का छूट रहा था, लेकिन एक भरोसा था कि नहीं वैकेंसी तो आएगा ही, जब भी उसका भरा हुआ है तो एग्जाम होगा ही। हम्म तो कोरोना के समय भी हम लोग, मैं लोग प्रिपरेशन जारी रखा था अपना, अंदर ही अंदर, हम्म अपना घर में ही या फिर जहाँ भी था। हम्म इसके बाद 2021 में 2021 में जो MRPL का पुराना वैकेंसी था उसका एग्जाम का घोषणा हो गया फरवरी में। खैर हम लोग तो वहाँ रुके हुए थे, पटना में ही थे कोरोना के समय में भी। हम्म। और उसके बाद फिर कोरोना के बाद जैसे हुआ उसके बाद भी मैं पटना में ही थे, प्रिपरेशन चल रहा था। और 2021 में फिर MRPL का एग्जाम हुआ, और उसमें फरवरी में, जिसमें मेरा हम लोग का सिलेक्शन हो गया। उसके बाद वहाँ पर कुछ दिन काम किए, MRPL तब तक मैंगलोर फिर में। यहाँ पर से भी बुलावा आ गया कि RRB जेई का वेटिंग हम्म क्लियर हो गया है। तो हम्म। मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। और अभी मजे की बात है कि अभी कुछ दिन पहले ही ALP का भी मेल आया था कि मेरा वेटिंग क्लियर हो गया है, ALP का और वेटिंग अगर क्लियर हो हम गया। जाना चाहते तो जा सकते। हाँ। चलिए, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, देखिए सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ाई करना है, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे जहाँ से लोग गाइडेंस ले सकते हैं। बट आपसे आपको इंट्रोड्यूस कराने का मेरा जो मकसद है मेन ये है कि आप ये बताइए कि जैसे इतने सारे एग्ज़ाम आपने दिए जिसमें आपको फेलियर मिला, ठीक है ना, फेलियर तो नहीं बोलेंगे उसको, मतलब जो भी आप फाइनली उसको क्वालिफाई हाँ नहीं हाँ, कर वो पाए, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया उस प्रेशर को? जैसे एक होता है ना कि मैंने ये एग्ज़ाम दिया फिर नहीं हो पाया, नेक्स्ट एग्ज़ाम देना वो भी नहीं आ पा रहा है, फिर बीच में कोरोना भी आ जा रहा है, उससे भी जो आपका कंसंट्रेशन था वो भी थोड़ा सा लूज़ हुआ होगा। तो उस चीज़ को उस टाइम में जब आपको लगता था कि नहीं मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ उसके बाद भी मेरा मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या मोटिवेट करता था आपको कि नहीं हम फिर से पढ़ाई करते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं, और मतलब कंटिन्यूएशन में अपनी जर्नी को हमने रखा? तो उसके पीछे मोटिवेशन क्या था? कैसे आपने उस चीज़ को हैंडल किया, जो फेलियर था उसको कैसे हैंडल किया आपने? देखिए सर, सबसे पहला बात तो मेरे को पता ही था कि हम चूंकि आए हैं यहाँ तैयारी करने, तो रिजल्ट लेके ही जाना है, चाहे लेट हो चाहे कुछ हो। लेकिन क्योंकि और दूसरा काम ऐसा था नहीं, मन में दूसरा थॉट ही नहीं था कि ये नहीं होगा तो क्या करेंगे। बस एक थॉट था कि नहीं, जॉब चाहिए। अब भले अब लेट लगे ये लगे, इसलिए अपना प्रिपरेशन अपना चालू रखे थे। हम्म जैसे भी हो, जैसे कि कोरोना के समय में बहुत सारे लड़के हमारे ब्लॉक से ही छोड़ के चले गए हैं, जो भी उनका फैमिली का प्रॉब्लम रहा या फिर अपने आप का या अनुभव था। लेकिन हम कोरोना के समय में भी, जब मार्च था तो मार्च से जून जुलाई जून तक, जून एंड तक वहाँ पटना में रहे थे, क्योंकि पता था कि आज नहीं तो एक दिन निकलेगा फिर अपना वैकेंसी आएगा। लेकिन प्रिपरेशन एक बार फिर टूट जाने पे बहुत, अभी भी बहुत सारे लड़के पटना वापस नहीं आ पाए जो तब से। हम्म अभी भी नहीं जा पाए। तो हम्म वो इसलिए उस समय हमें पता था, हमको तो अपना लगता है कि नहीं कुछ दूर है, क्योंकि कुछ हर बार कुछ कुछ दूरी से रुक जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि हम मंजिल बहुत पास है। ज़्यादा मौका मिलने से मंजिल पा सकते हैं। और वैसा हुआ भी, जैसे ही कोरोना खत्म हो के सब चीज़ खुला, और मेरा रिजल्ट आना शुरू हो गया, और फर्स्ट में ही रिजल्ट हो गया। हम्म। बिल्कुल। आपको मतलब ये होना चाहिए कि नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 1 साल या 2 साल प्रिपरेशन करते हैं और फ्रस्ट्रेट होके भी छोड़ देते हैं। तो मुझे मेरा कहना ये है कि आप एकदम जान लगा के 1 साल, 1.5 साल जो भी आपको टाइम देना है, आपको प्रिपेयर करना चाहिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए बना हूँ कि नहीं बना हूँ, मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अगर 1 से 1.5 साल अगर आप बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी आपके 50% मार्क्स आते हैं या 60% मार्क्स आते हैं, या जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे आप बहुत दूर हो जाते हैं, मतलब कि 15-20 नंबर या 25-30 नंबर भी अगर आप पीछे हैं, तो हो सकता है कि आप अपना एक कोई नॉन टेक्निकल एरिया में आप जा सकते हैं, जैसे ELP का एग्ज़ाम दे लिए या फिर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दे लिए, या जो भी है और भी डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, NTPC वगैरह है, नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम, आप उस एरिया में जा सकते हैं। बट आपको 1 से 1.5 साल आपको एक प्योर शॉट अपना देना चाहिए 100% डेडिकेशन के साथ, जिससे आपको आइडिया लग जाए। और अगर आपका 70% मार्क्स आ रहा है और 80% अगर कट ऑफ गया है, सर आवाज़ थोड़ा डिस्टर्ब। 80% अगर 70% मार्क्स आ रहा है और
कट ऑफ अगर ये 80% के आसपास गया है, तो फिर आपको लगना चाहिए कि नहीं चलिए, नेक्स्ट टाइम हमारा हो सकता है, और अपने प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रख सकते हैं। मुझे तो यही लगता है कि ऐसा ही आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ये नहीं कि बीच में आपको अगर कुछ फ्रस्ट्रेशन हो रहा है और आप मैदान छोड़ के भाग जाए। मैदान छोड़ के अगर आप भाग गए एक बार तो फिर ठीक। चलिए, हम लोग रिकनेक्ट हो चुके हैं फिर से। तो मेरा लास्ट जो मैं बोल रहा था कि अगर आप अपना एक बेटर शॉट देते हैं, वन शॉट अगर अपना आप देते हैं बढ़िया से, 1 से 1.5 साल प्रिपेयर करके, उसके बाद अगर आप फाइव सर। परसेंट या 7% से रह जाते हैं, तो फिर आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाहिए, डिमोरलाइज होके प्रिपरेशन नहीं छोड़ना चाहिए। आई होप आप एग्री होंगे ब्रजेश इस बात से। यस सर, एग्री, बिल्कुल एग्री है। वो आपका पहचान हुआ कि अब आप मंजिल मंजिल के पास हैं। वो मंजिल तो के पास। इशारा होता है कि सर के आप और करीब आ गए हैं। हम्म। ऐसा नहीं दूर भागने का, वो बिल्कुल नहीं। हम्म। ठीक है। तो ये है कि लगे रहना है आपको, ठीक है ना। गवर्नमेंट जॉब, बहुत यस। लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसी है वो हर साल जो है वो कम होती जा रही है। बट अगर देखा जाए तो कभी भी ऐसा कोई, जो बोलते हैं गोल्डन एरा नहीं था इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए कि वैकेंसी भर भर के आ रही हो, 1000 सीट आ रहा हो या समथिंग। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थोड़ा ज़्यादा आता था, यूपीपीसीएल में थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी आता था, आरआरबी जेई टाइम टू टाइम आ जाता था, है ना। हर 2 साल 3 साल 4 साल पे आ जाता था, बट यस। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। बट पावर ग्रिड में पहले भी वैसे ही सीट्स आते थे, अभी भी वैसे ही सीट्स आ रहे हैं। एनटीपीसी में भी पहले वैसे ही सीट आते थे, अभी भी वैसे ही सीट आ रहा है। तो कभी भी गोल्डन एरा नहीं रहा है कि कभी बहुत ज़्यादा वैकेंसी हो और इजीली सिलेक्शन हो जाता हो। हाँ ठीक है। ठीक है, तो यानी कि वैकेंसी तो आई होप हमेशा ऐसा ही रहा है, कमोबेश थोड़ा बहुत ज़्यादा कम रहा है। बट जिनको गवर्नमेंट जॉब लेना है वो ये सोच के ही इसमें आए कि हाँ आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होने वाला है। ठीक है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि आप ये बताइए कि आपने नॉन टेक्निकल के लिए बहुत ही बच्चों को दिक्कत होता था, जैसे हमारे कोचिंग में तो नॉन टेक्निकल मैं नहीं पढ़ाता हूँ। तो जो भी यस सर। थोड़ा बहुत जो भी सजेशन होता था मैं देता था कि ये यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं, वैसे पढ़ सकते हैं। आपने अपना नॉन टेक्निकल कैसे कंप्लीट किया, और नॉन टेक्निकल का क्या रोल है गवर्नमेंट जॉब को लेने में, चाहे वो टेक्निकल जॉब हो या नॉन टेक्निकल जॉब, स्पेशली टेक्निकल जॉब के में कितना बड़ा रोल यस प्ले सर। करता है। आजकल जितना भी सर टेक्निकल एग्जाम हो रहा है, सब में नॉन टेक्निकल का एक अच्छा खासा स्कोरिंग पोर्शन आ रहा है। उसके हम्म। कारण बहुत लड़के का रिजल्ट हम्म। रुक रहा है, और बहुत लड़के का रिजल्ट तो उसके कारण ही बहुत का रुक रहा है। बहुत सा अच्छा टेक्निकल हो गया है उसका। जैसे कि मैं 100% टेक्निकल में उसका 95% मार्क्स आ रहा है, लेकिन 20% में उसका 1%, 5% मार्क्स आ रहा है। इस कारण से उसका रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। तो अब तो जितना भी एग्जाम आ रहा है सब में नॉन टेक्निकल पूछता ही है, कितना भी टेक्निकल एग्जाम हो। इसलिए हम्म। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि आपको उसमें भी तेज रहना है। और हम तो सर ये मानते हैं कि जो जैसे टेक्निकल स्टूडेंट जो पढ़ता है, जो टेक्निकल स्टूडेंट जो टेक्निकल पढ़ाई किया है, उससे नॉन टेक्निकल उतना नहीं। आजकल जैसे कि नॉन टेक्निकल एग्जाम का यूपीएससी वगैरह में सारा टेक्निकल बच्चा ही उसमें फिर उसको ज़्यादा क्वालिफाई कर पाता है। टेक्निकल बच्चा है जो टेक्निकल पढ़ाई करते हैं, उनके लिए हमको नहीं लगता नॉन टेक्निकल ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, बशर्ते वो थोड़ा ध्यान से उसको देखें और प्रॉपर टाइम दे उस पर। हम्म। और ऐसा नहीं कि जैसे बहुत सारे लड़के हैं कि वो पूरा ज़्यादा ही नॉन टेक ही पढ़ने लगते हैं और अपना टेक्निकल खराब कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। टेक्निकल हमेशा एक, जैसे अगर आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्निकल को एक हमेशा पकड़ के रखना होगा कि हमको उसमें ही ज़्यादा ध्यान देना है। और नॉन टेक्निकल को भी उतना ध्यान देना है, लेकिन मेन टेक्निकल है। लेकिन नॉन टेक्निकल को पढ़ते रहना है तो वो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। नॉन टेक्निकल जैसे टेक्निकल वाले बहुत नहीं ध्यान से पढ़ते हैं, इसलिए उनको हार्ड लगता है कुछ कुछ नॉन टेक्निकल वाले। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मुझे नहीं लगता ऐसा कि नॉन टेक्निकल ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का एएलपी में हुआ जो फुल्ली नॉन टेक्निकल एग्जाम रहता है, जैसे बिल्कुल। डिप्लोमा वाले भी थे, बीटेक वाले बिकॉज भी थे। हम इंजीनियर हैं ना, हम इंजीनियर हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। हम इंजीनियर्स हैं यस तो सर, हम हम कुछ लोग भी। टेक्निकल एग्जाम की कॉन्सेप्ट से अगर पढ़ लेने से रोमांटिक भी इजी रहता है, और याद करने हाँ। का कैपेसिटी भी रहता है ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और टेक्निकल के लिए बताइए, आपने ज़्यादातर क्लास नोट्स के ऊपर फोकस किया या फिर और कहीं से भी आपने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे या कोई टेक्स्ट बुक पढ़ा था, और टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहा है, ये दोनों एक बार में आप बता दीजिए, दोनों चीज़ों को कवर कर लेते हैं।
जैसे कि हम लोग कोचिंग ज्वाइन किए सर के पास, तो सर पहले से ही हम लोग को बता के रखे थे कि जैसे कि पढ़ने का तरीका क्या है, कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व कैसे करें, कि जैसे नोट्स बनाएं, उसमें से आप अपना पॉइंट को अंडरलाइन कीजिए, उसके बाद आप घर जाइए और वो टॉपिक पढ़िए और उसका ऑब्जेक्टिव आप जितना बुक से हो सके सॉल्व करिए। और अपने आप देखिए कि अगर आप वो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक को, तो अपने आप, जैसे कि जेबी गुप्ता है तो उसमें 100 क्वेश्चन है, तो 70 से 80% क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएंगे जब वो टॉपिक पढ़ेंगे। और बाकी जो कुछ क्वेश्चन होते हैं उनको एक टर्न वाला रहता है, फिक्स रहता है कि नहीं, उसका कुछ डाटा दिया हुआ रहता है, वो तो वहाँ से किताब से आप फिक्स लेके कर सकते हैं। और कुछ कुछ टॉपिक अगर नहीं लिखा है सर, तो उस टॉपिक को, जैसे जो क्वेश्चन उस टॉपिक में बना हुआ है, उसको जो सर पढ़ाए हैं उसी टॉपिक में लिख देना है, ताकि अगली बार पढ़े तो उसको भी साथ में पढ़ ले। बिल्कुल। तो इससे फायदा क्या होता है कि आपको याद नहीं करना पड़ता है ऑब्जेक्टिव। कि बहुत कोई को सुनते हैं जैसे कि नहीं, वो लोग इतना इतना घंटा से याद कर रहे हैं, 4,000 क्वेश्चन याद कर रहे हैं, डेली पढ़ पढ़ के याद करते हैं, तो उससे जितना जल्दी आप याद करते हैं, अगर आप 5 दिन में चले जाइएगा छोड़ के, तो आप पूरे के पूरे भूल जाइएगा। लेकिन अगर नोट से पढ़ते हैं और उसका उसी के ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा। और जब आप एग्जाम देने जाइएगा उस समय जब प्रिपरेशन करिएगा, तो आपको बहुत कम समय लगेगा रिविजन करने में, क्योंकि उतना बिल्कुल 2 दिन 3 दिन पहले आप पूरा किताब नहीं खत्म कर किताब सकते नहीं हैं। याद कर सकता, और वो गारंटी भी नहीं है कि सेम बुक से ही क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप जेबी गुप्ता के ऊपर अगर आपने हाँ। कमांड किया और कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है, हम्म, तो हो सकता है कि जेबी गुप्ता से क्वेश्चन नहीं आए, किसी और बुक से क्वेश्चन आए, तो आपसे ना बने, ठीक है ना। इसी तरह वीके मेहता ले हाँ लीजिए, सर। आप आर के राजपूत ले लीजिए, या कोई भी कंपटीशन का बुक अगर आप रटते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे हाँ सर। स्टूडेंट्स हैं और जो एक। लोग रटने वाले भी हैं, बट वो भी जॉब ले रहे हैं, बट बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है उनको। वो एक पार्टिकुलर एग्जाम में जब आपने जो याद करके गया है, आपने जो बुक याद किया हुआ है, उसी बुक से सारे क्वेश्चंस आ गए, तो फिर बाई लक आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। बट आप यस। श्योर नहीं रहते हैं आपकी, नहीं मैं जा रहा हूँ तो मैं इतने परसेंट क्वेश्चन कर सकता हूँ, आप श्योर नहीं रहते कभी भी, ठीक है। तो हमेशा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मतलब 70% कॉन्सेप्ट्स हैं और 30% जो है वो याद करने वाली चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं। अगर आप ये भी नहीं बोल सकते यस कि सर। आप एकदम बीटेक और एमटेक लेवल का पढ़ाई करके आप जेई का एग्ज़ाम निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स लेके भी आप जेई के एग्ज़ाम्स को नहीं क्रैक कर सकते हैं, आपको कुछ चीज़ें याद करनी ही बहुत ही पड़ेंगी। सही। जैसे आई रूल्स हो गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, आपका पास हीटिंग वेल्डिंग है, तो आपको चीज़ों को याद करना ही पड़ेगा, बिना याद किए कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। याद तो करना ही है। टेस्ट सीरीज हाँ के सर, लिए एक आप, बात और हाँ टेस्ट जी सीरीज जी, की हाँ बात हाँ बता रहा हूँ। जी जी जी, टेस्ट सीरीज। जैसे कि सर टेस्ट सीरीज हमको लगता है कि किसी भी आदमी का जैसे कि अपना काबिलियत नापना उसके लिए बहुत अच्छा पैमाना है टेस्ट सीरीज, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं कि वो डरते हैं कि टेस्ट देंगे तो कम नंबर आ जाएगा, और वो सोचते हैं कि मेरा तैयारी नहीं है, हम्म और इसलिए टेस्ट नहीं देते हैं, और वो तैयारी कभी पूरा नहीं होता और कभी टेस्ट नहीं देता, इससे उसको पता नहीं चलता कि मेरा हम्म क्या कमी है, वो आगे हम्म उसको मतलब कि उसको फुलफिल नहीं कर पाता, ताकि फिर से उसको बार बार एग्जाम में रिजेक्शन झेलना पड़ता है। हम्म और टेस्ट देने से पता चलता है कि नहीं, कहाँ हमको टाइम कितना लगा, कितना एग्जाम में कौन सा हम क्वेश्चन में वीक हैं, और हम्म इतने लड़के हैं तो उसमें से हम कैसा रैंक ला पा रहे हैं। तो इससे अपने आप में ही मोटिवेशन बनता है कि मेरा कम नंबर आया तो हम और मेहनत करें तो आगे जाएंगे, थोड़ा और आगे, तो अपने में ही कंपटीशन होता है, तो फिर बिल्कुल। बेटर परफॉर्मेंस होता है। और उसमें एसटीसी का जो सेट चल रहा था उसमें वो भी बहुत अच्छा था। अगर आपके पास वो उपलब्ध, वो सही है, नहीं है तो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक नहीं है तो हम्म ऑफलाइन सेट भी चलते हैं टेस्ट सीरीज, उसमें भी बहुत ऑफलाइन सारा टेस्ट सीरीज चलते फायदा हैं, होता हाँ। है। बिल्कुल हम्म, बिल्कुल। ठीक है। तो आपको तो मैं ऑफलाइन नहीं बुला पाया, क्योंकि आप एमआरपीएल में काम कर रहे थे और फिर वहीं से आप हम्म, डायरेक्ट फ्लाइट लेके आप कोलकाता चले गए ज्वाइन करने के लिए, ठीक है ना, तो टाइम नहीं यस। मिल पाया। अदरवाइज जितने भी क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं उन सबको हम लोग ऑफलाइन बुला के फेलिसिटेट करते हैं। तो आपको फेलिसिटेट, क्योंकि आपने देखा है आपके सामने आरआरबी जेई के स्टूडेंट्स यस सर। आए थे, फेलिसिटेशन प्रोग्राम हुआ था। आरआरजेई के उसके पहले एक बार एनटीपीसी वाले भी थे, वो सब जिसमें एनटीपीसी वाले भी थे, तो एनटीपीसी आप, में एनटीपीसीएल में हाँ जिनका होगा। जी जी, यूपीपीसीएल में हुआ था, एनटीपीसी में हुआ था, तो आपने बहुत सारा फेलिसिटेशन प्रोग्राम देखा है। तो यस सर। मुझे एक बात याद आ रहा है कि आरआरबी जेई का जब रिजल्ट आया था तो फेलिसिटेशन प्रोग्राम होने वाला था, तो मुझे था यस सर। कि ब्रजेश का हो जाएगा, तो ब्रजेश को मैंने कॉल किया, तो ब्रजेश ने बोला हाँ। कि सर मेरा तो वेटिंग में रह गया है, मैं नहीं आऊँगा। तो फिर मैंने समझाया उसको कि आप आओ, ठीक है ना, आप आओ बैठो देखो, तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। बट ये है कि थोड़ा सा लेट से आपको आरआरबी जेई मिला, बट आप भी उसी बैच के हैं, ठीक है ना, आप भी उसी यस बैच के सर। हैं, बट थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट में आपका नाम चला गया था, इसलिए आपको लेट से मिला है।
और मुझे पूरा भरोसा था, जब भी ब्रजेश हमसे बात करते थे तो हमेशा इनको मैं यही समझाता था कि आपका होगा, आप अच्छे स्टूडेंट हैं। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में ना वो दिख जाता है स्टूडेंट्स का, जो हाव भाव होता है, उनका जो एक्टिविटी होती है क्लास में, उससे दिख जाता है कि हाँ बच्चा कितना सीरियस है, स्टूडेंट्स कितना सीरियस है। तो एक टीचर को फीलिंग आ जाती है कि ये बंदा किसी ना किसी दिन तो लेके जाएगा इस जॉब को, ठीक है ना। तो बहुत बहुत मुबारक आपको, ठीक है ना। और फाइनली आप सक्सेस टेक्निकल कैंपस जो पटना में है, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? आपके आपकी जो जर्नी रही है, एमआरपीएल में आपका सिलेक्शन हुआ और आरआरबी जे में सिलेक्शन, आरआरबी जे में मैं तो ये बोलूंगा आरआरबी जे में पहले हुआ, एमआरपीएल में बाद में हुआ। यस। ठीक है ना, भले हाँ, ज्वाइनिंग आरआरबी मौका में, आरआरबी में ज्वाइनिंग आपकी बाद में हो रही है, एमआरपीएल में पहले ज्वाइनिंग हुई थी आपकी। तो कितना आप क्रेडिट देना चाहेंगे, जेन मतलब रियल में, ऐसा नहीं कि सर पूछ रहे हैं इसलिए आप सर क्या तारीफ करने के लिए आप ज़्यादा क्रेडिट दे दें। मैं तो अपना 15% मानता हूँ, 15% से ज़्यादा मैं नहीं मानता कि किसी भी बच्चे के सिलेक्शन में मेरा योगदान होता है। अगर, चूंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे नोट्स पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, बट सबका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि कोचिंग वाले यस। सिलेक्शन नहीं कराते, सिलेक्शन स्टूडेंट से ही लेता है। एक अच्छा स्टूडेंट्स कहीं से भी पढ़ लेगा अगर, तो वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लेकर आ सकता है। कोचिंग का ऐसा कोई रोल नहीं है कि, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। मैं तो साफ साफ बोलता हूँ कि किसी भी बच्चे के सिलेक्शन में कोचिंग वाले को जो बहुत ही मेहनत करके पढ़ाया ना, उसका 15% अगर उसको क्रेडिट मिल जाए तो उसके लिए बहुत है। अगर स्टूडेंट्स उससे ज़्यादा दे दे तब तो कोई बात ही नहीं है। बट मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा रोल किसी भी बच्चे के सिलेक्शन में नहीं होता है। अगर एक एवरेज स्टूडेंट्स आपके कोचिंग में आ रहा है तो, अगर बहुत ही वीक स्टूडेंट्स आ रहा है तब वो अगर सिलेक्शन ले रहा है तो आप बोल सकते हैं हाँ 40% 50% कोचिंग सेंटर का रोल है। तो आपके लिए क्या रोल प्ले किया सक्सेस टेक्निकल कैंपस, और मैंने आपके प्रिपरेशन में कितना हेल्प किया है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प किया है, आप उसको बताइए थोड़ा। जैसे हम पहले बताए थे कि जैसे 2018 में आए थे हम, जनवरी में पटना। हम्म, तो आसपास पता किए कि जैसे कि हमको कुछ पढ़ना ही था, क्योंकि मतलब अपना सेमेस्टर सिस्टम में ठीक था, लेकिन एक कंपटीशन के दुनिया का एक अलग होता है। हम्म, और हम्म, बाकी सब वहाँ सुने थे कि सब लड़का बोल रहा था कि ये आर के राजपूत रट लेना है तो जॉब हो जाता है। हम्म, हम्म, लेकिन हम्म, वैसा रटने का को उतना अच्छा नहीं लगता था, याद नहीं रहता था उतना हम्म, रटने का जैसे। तो हम्म, पता किए तो सब जैसे कि बताए आसपास में, तो अच्छी टेक्निकल कैंपस का सर नाम बताएं। तब हम और मेरा एक दोस्त बैचमेट थे जो साथ साथ में सर के पास गए, हम्म, और 2 दिन डेमो लिए और हम लोग को पसंद आ गया। और हम लोग वहाँ रेगुलर जाने लगे, तभी सर का शायद दूसरा तीसरा बैच था शायद, तीसरा बैच था मेरा। एनआरआई प्लाजा में, एनआरआई प्लाजा में। हम्म, और और उसके बाद हम लोग का प्रिपरेशन चलने लगा, जितना भी सर डाउट होता था हम लोग को सब नया ही लगता, नया मतलब कि कंपटीशन के तौर पे क्या नया पढ़ना, एक सेमेस्टर में एक अलग भाव से पढ़ता है अलग सब भाव से इंसान। पढ़ते हैं, और बिल्कुल मार्क्स लाने के लिए और पढ़ते हैं। इसमें इसमें अलग अलग है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे सॉल्व करना है न्यूमेरिकल को, कैसे क्या करना है, तो वो एक एक बनते गया और बनते गया थोड़ा सा। और उसके बाद थोड़ा सा ये हो गया मेरा, थोड़ा सा तैयारी वीक हो गया उस कारण से कि एएलपी में ज़्यादा ध्यान चला गया, इसलिए। नहीं तो क्या होता है कि बैलेंस नहीं कर पाता शुरू शुरू में इंसान, तो ये किस तरफ ज़्यादा ध्यान दे किस तरफ नहीं दे उसमें करना हो जाता है। लेकिन उसके बाद हम लोग का शायद कोर्स फरवरी में 2019 में कंप्लीट हुआ था, फरवरी मार्च में। उसके बाद से रेगुलर सर भी जितना भी इंटरवल, कोई भी इंटरवल पे, मतलब कि जैसे यूपीपीसीएल का एग्जाम आ रहा है या फिर बीएचपीसीएल का एग्जाम आ रहा है, तो जो एक्स्ट्रा पूछा जा रहा है उनका बुला बुला के वो अपना कोचिंग में हम लोग को भी, हम्म, पुराना स्टूडेंट को भी बुला बुला के तैयारी कंप्लीट करवा रहे कराते थे। थे, हाँ। ऊपर से तो कंप्लीट करा रहे थे जो नया चैप्टर है, या फिर कुछ कम्युनिकेशन का भी पूछ रहा है, कभी पीएलसी पूछ रहा है, कभी डिजिटल पूछ रहा है, तो उनके लिए भी हम लोग को बुला बुला के जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं सबको बुलाया जाता था जी और जी, उनको हाँ। पढ़ाता था। यहाँ तक कि सर नटेक भी पढ़ाए हैं बहुत सारा, मैथ वगैरह भी बहुत सारे स्टूडेंट शिकायत हाँ, वो करते थे। शौकिया थोड़ा बहुत कभी कभी पढ़ा देते थे। हाँ हाँ, मतलब सर चाहते थे कि मेरा स्टूडेंट का कोई कमी नहीं रही, ये बोले कि हम ये हाँ, नहीं कर पाए इसलिए मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। हम्म, और उस कारण से सीट चलाने थे तो उसमें नटेक भी चलाते थे, नटेक भी सीट रहता था। हम्म, तो आपको जब लगने लगेगा कि जब आप तैयारी करें कि सर इतना ध्यान दे रहे हैं हर एक स्टूडेंट के ऊपर, तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस रहेगा, नहीं तो सर जब ध्यान दे रहे तो हम अपना क्यों ध्यान नहीं दें। इससे आपको रियल वर्ल्ड में पता भी चलता है कि आपका तैयारी, सर का भी विश्वास है आपके ऊपर हम्म, और आपको भी अपने ऊपर विश्वास होगा धीरे धीरे। तो फिर ये जर्नी चलते जाता है। उसके बाद
बोले कितना समय हो, लेकिन काम सर का जब भी हम लोग तैयारी करते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, तो उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, उससे उस तरह से याद रहता है। तो हम तो बोलेंगे कि कोचिंग का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि मैं एक से पटना में तो सब नंटे कोचिंग किए नहीं थे, सिर्फ टेक्निकल कोचिंग ही किए थे, और सर के ही गाइडेंस से, जैसे कि कोई यूट्यूब चैनल का नाम बताते थे नंटे का, उसी से हम लोग ये सब प्रिपरेशन वगैरह करते थे। और टेक्निकल का तो सर का था ही, जो कुछ थोड़ा बहुत डाउट होता था वो क्लियर हो जाता था पूछ के, या कभी क्लास गए हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप पुराना स्टूडेंट हैं, आपको कुछ भी डाउट हो आप जा सकते हैं सर के पास कभी भी, ऑनलाइन ऑफलाइन। बिल्कुल। उसके बाद हम लोग अभी भी सर का कोर्स रखे हुए हैं, ऑनलाइन रखते हैं। कभी भी कुछ पढ़ने का मन होता है कोई टॉपिक, तो ऐसा नहीं है कि जब हो गया तो कभी आपको पढ़ने का मन है तो पढ़ बिल्कुल। सकते हैं। हाँ अपने दोस्तों को भी मैंने दिलवाया है। लेकिन अगर हम तो यही कहेंगे कि जो वहाँ ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, जो मतलब पढ़ना चाहते हैं और वहाँ है पटना में, वो ऑफलाइन ही पढ़े। और जो नहीं जा सकते हैं उनके लिए तो ऑनलाइन बेस्ट है, जो दूर रहते हैं। लेकिन जो ऑफलाइन है वहाँ जाके पढ़ें, ऑफलाइन का कुछ अलग ही मजा होता है वहाँ पे। अच्छा, ऑफलाइन में ज़्यादा पढ़ने में अच्छा लगता है। तो और जो अभी दूर है उनके लिए हाँ, तो खैर ऑनलाइन। अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है? अभी कहाँ पे? अभी तो ट्रेनिंग चल रहा होगा आपका RRBJ। हाँ, अभी मेरा 1 साल का ट्रेनिंग है। अभी तो हम हावड़ा में ही ट्रेनिंग सेंटर में हैं, वहीं पे मेरा भी ट्रेनिंग चल रहा है। अच्छा, हावड़ा में। तो 2019 में एग्जाम हुआ था ना RRBJ का? हाँ, 2019 में फ्री हुआ था अप्रैल में, और इसका CBT2 जो हुआ था वो सितंबर में हुआ था, इसका DB हुआ सितंबर था में। 19 का लास्ट में, 19 के लास्ट में, और और 20 तो 22 कोरोना में। था। और 2022 में आपकी ज्वाइनिंग आ रही है। और हाँ, 2022 में ज्वाइन। और MRPL में कितने दिन काम किया आपने? MRPL में भी लगभग 10 महीना काम। 10 महीने हो गया। वो 2021 में आपका सिलेक्शन हुआ था। हम्म, और 20 में तो पूरा कोविड ही था। ठीक। हाँ, 20 में पूरा कोविड था। को 20 में पूरा कोविड था। ठीक है ब्रजेश, आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है? और जब भी आप आइए, पटना आइए, तो एक बार ज़रूर ऑफलाइन मिलेंगे और स्टूडेंट्स को मिलाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो से ही हमारे तो फिर स्टूडेंट्स अब जो तो हैं वो आपके गाइडेंस को लेंगे, और ठीक है ना? और डिटेल्ड चर्चा हम लोग करेंगे जब आप ऑफलाइन मिलेंगे, ठीक है? ठीक है सर, ठीक आप है। फिलहाल तो आ सकते हैं, अब यहाँ नज़दीक आ गए हैं तो आप आ ही सकते हाँ, अब आ सकते हैं। पहले तो कर्नाटका में थे तो हैं। थोड़ा दिक्कत था। अभी आ सकते हैं। हम्म, ठीक है ब्रजेश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और शादी उदी करना तो जरूर बताना कि शादी कर रहे हैं। हाँ सर, वो ठीक। है। ठीक है ठीक है, सर, थैंक यू। चलिए। ओके। गुड ओके। नाइट सर। गुड नाइट।